तो ये हम पत्रकारों का ये दायित्व भी है कि इतिहास में जाके ब्रूटल असेसमेंट करें, और इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, और अगर कोई बुरा मानता है तो मैं मानूंगा उसके अंदर इतिहास बोध भी नहीं है। मैं हूं यासर मलिक। अब आप मुझे मिसकोट मत करिए, मैंने कभी नहीं कहा कि भारत रत्न मिलना गलत था। मैंने और आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। और सरकार गिराने में अगर किसी का रोल था मोरारजी देसाई का, तो उसमें क्या त्यागी का भी हाथ था। मैं डंके की चोट पे इस बात को कहता हूं। त्यागी जी, सीधा टारगेट है आपका। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिए जाने का ऐलान हुआ है। भारत रत्न को लेकर ही आज तक पर एक डिबेट हुई, जिसको डिबेट कर रही थी अंजना ओम कश्यप। भारत रत्न को लेकर डिबेट में घमासान युद्ध की तरह एक माहौल पैदा हो गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप, बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और वहीं पर बिहार में उनके सहपाठी केसी त्यागी की जमकर बखिया उधेड़ दी। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने उन्हें पुराने जमाने की राजनीति भी याद दिलाई। आप लोग ये डिबेट पूरी जरूर देखकर जाइए और अपना कीमती कमेंट भी इस वीडियो पर जरूर देकर जाइए। और अगर आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें। आपने उस दौर की राजनीति को केसी त्यागी जी देखा है, इसलिए सबसे करीब से आप इस पर बोल पाएंगे। जो आरोप अभय दुबे जी बोल लगा रहे हैं उस पर भी जवाब दीजिएगा। और कई लोग 5M से इसे जोड़ रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर के जरिए मंडल को साधा गया है, LK आडवाणी के जरिए मंदिर को साधा गया है, स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन को देकर मिलेट्स पर PM का जोर है, तो मंडी क्योंकि किसानों की बात की वो चौधरी चरण सिंह की बात हो गई है, और मार्केट क्योंकि एक आर्थिक मंदी के दौर पर PV नरसिम्हा राव अच्छे PM साबित हुए, उन सबको साधने की कोशिश की है बीजेपी ने। अंजना जी, आज मैं बहस में ना तो कटु होना चाहता हूं और ना आज का जो मेरा आनंद है उसको मैं बहस का हिस्सा बनाना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह असली भारत के, रियल इंडिया के, आज़ादी के बाद के सबसे बड़े नेता थे। वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें प्रायोरिटीज की शिफ्टिंग को लेकर के, रूरल इकोनॉमी को लेकर के, वो सब गांधीवाद पर आधारित है, उन्होंने की। और एक हायर की उनको मैं आपको बताता हूं, मेरे कमरे में तस्वीर लगी हुई है जिसमें गोविंद बल्लभ पंत देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और 3 उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, लाल बहादुर शास्त्री, CB गुप्ता और चौधरी चरण सिंह। इतिहास गवाह है, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बन गए 66 में, CB गुप्ता 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन चौधरी चरण सिंह का विभाग बदल करके और उनको पशुपालन मंत्री बना दिया। चूंकि उन्होंने, मैं जरा चाहूंगा इस तस्वीर को अपने कैमरा में दिखाएं, गोविंद बल्लभ पंत जी के चौधरी चरण सिंह और CB गुप्ता जी हैं और उधर लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। ये 1947 का चित्र है जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद देश के गृह मंत्री। मैं कहना ये चाहता हूं अंजना जी, 1957 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का नागपुर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे और वो काफी प्रभावित थे रशियन मॉडल से। जब नागपुर सम्मेलन होता है तो कांग्रेस की तरफ से एक प्रस्ताव आता है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए, जो सोवियत संघ में थी या और सोशलिस्ट मुल्कों में थी। तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के एक मंत्री होने के नाते उसका विरोध करते हैं और वो प्रस्ताव गिर जाता है और कांग्रेस पार्टी में चौधरी चरण सिंह का अवसान भी शुरू हो जाता है। कर्पूरी ठाकुर को इसलिए भारत रत्न ना दिया जाए क्योंकि इसे माना जाएगा कि मंडल की पॉलिटिक्स बीजेपी अब कर रही है। LK आडवाणी को इसलिए नहीं दिया जाए क्योंकि वो मंदिर कर रहे हैं। मतलब इस तरह से अगर हम देखें तब तो पूरी लिस्ट निकाल लीजिए, किसी न किसी जाति, धर्म, किसी मुद्दे से जुड़े हुए व्यक्तियों को ही अब तक मिला है। हर चीज में वोट खोजना क्या सही है? और जब बात चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत की हो, जब बात PV नरसिम्हा राव की हो या फिर MS स्वामीनाथन की हो। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें। देखिए डिबेट में मजा आने वाला है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जो है अब सबकी बखिया उधेड़ने वाले हैं, तो इस डिबेट को पूरा जरूर सुनकर जाइए। किसी व्यक्ति को भारत रत्न जैसा पुरस्कार मिलता है तो ये हम पत्रकारों का ये दायित्व भी है कि इतिहास में जाके ब्रूटल असेसमेंट करें, और इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए।
और अगर कोई बुरा मानता है तो मैं मानूंगा उसके अंदर इतिहास बोध भी नहीं है। दो चीजें हैं, जो बातें त्यागी जी ने कही है, जो बातें सुधांशु जी ने कही है, जो बातें अभय जी ने कही, मुझे उससे कोई नाइतफाकी नहीं है। लेकिन कुछ नेताओं के जीवन में कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं, और चरण सिंह के जीवन में डिफाइनिंग मोमेंट वो था जब हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही मजबूत विपक्ष इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा हो गया था और उसकी सरकार बनी थी, और एक नई धारा इस देश के अंदर बन सकती थी 1977 के बाद। उस धारा को अवरुद्ध करने का काम अगर किसी ने किया था तो उनका नाम था चरण सिंह। मुझे लगता है इसका भी असेसमेंट होना चाहिए, और यह ईमानदारी के साथ असेसमेंट होना चाहिए। अगर मोरारजी देसाई की वो सरकार अगर चल गई होती 5 साल, तो क्या इस देश की राजनीति बिल्कुल बदल नहीं गई होती? क्या 2 पार्टी सिस्टम मजबूती के साथ काम नहीं करता? और क्या जो उसके बाद की जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या मिसेस गांधी का जी की असैसिनेशन हो या फिर बहुत सारी ऐसी घटनाएं, कश्मीर के अंदर आतंकवाद हो, क्या वो सारी समस्याएं दूसरे तरीके से नहीं देखी जा सकती थी? तो मैं चाहूंगा कि त्यागी जी को इस बारे में बिल्कुल स्पष्टता के साथ करना चाहिए कि आखिर मोरारजी देसाई को सरकार को किसने गिराया था, और सिर्फ 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, पहले अकेले प्राइम मिनिस्टर हैं जो प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी कभी भी उन्होंने संसद का मुंह नहीं देखा। इसका भी तो असेसमेंट होना चाहिए। और अगर क्यों नहीं होना चाहिए, अगर इसका असेसमेंट हम नहीं करेंगे तो क्या ईमानदारी के साथ हम किसी बात को करेंगे? दूसरी बात, अभी एम एस स्वामीनाथन जी की बात हो रही थी, शायद त्यागी जी इस बात को भूल गए कि दरअसल जो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत थी वो अटल बिहारी वाजपेयी, माफ करेगा, लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुई थी। क्योंकि जब चीन के युद्ध के बाद जब लड़ाइयां शुरू हुई थी, तो उसके बाद भारत के अंदर जो अमेरिका ने अनाज रोकने के बारे में बातचीत की थी, तब यह सवाल खड़ा हुआ था कि क्या भारत को अनाज के मामले में नंबर 1 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तब लाल बहादुर शास्त्री ने शुरुआत की थी, सी सुब्रमण्यम उस वक्त वित्त मंत्री, उन्होंने शुरुआत की थी, और एम एस स्वामीनाथन ने उसको लागू किया था। और अगर इंदिरा गांधी ने उसको आगे नहीं बढ़ाया होता तो क्या आज स्वामीनाथन नहीं कर पाते? इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश के अंदर दिक्कत क्या है कि जो तमाम राजनीतिक दलों के लोग हैं वो सिर्फ यूनिडायमेंशनल, एकांगी तरीके से, जब वो एक पार्टी के साथ होते हैं तो उसकी गाथा गाते हैं, जब दूसरी पार्टी के साथ होते हैं तो दूसरी तरीके से गाथा गाते हैं। मैं अगला एक प्रश्न आपसे आशुतोष जी पूछना चाहती हूं, उसका जवाब आप दे देंगे तो स्पष्टता बहुत आ जाएगी लोगों के मन में भी जो आपको सुन रहे हैं, कि भारत रत्न तो इंदिरा गांधी को भी मिला है जिन्होंने इमरजेंसी लागू किया था। तो क्या वो भारत रत्न भी गलत था? क्योंकि डिफाइनिंग मोमेंट की अगर आप बात करें, अगर मैंने, आप मुझे मिसकोट मत करिए, मैंने कभी नहीं कहा कि भारत रत्न मिलना गलत था। मैंने ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो इतिहास में उनका ब्रूटल असेसमेंट होना चाहिए। तो भारत रत्न मिलना चाहिए ना? मेरी बात सुन लीजिए। जो सभ्यताएं और जो पीढ़ियां अपने पुरखों का ब्रूटल असेसमेंट नहीं करती हैं, वो हमेशा उन गलतियों को दोहराने के लिए अभिशप्त होती हैं। सुधांशु जी जवाब, इसलिए मैं एक मिनट, आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया। हाँ। इंदिरा गांधी का जब असेसमेंट करेंगे तो इमरजेंसी के बगैर इंदिरा गांधी का असेसमेंट नहीं हो सकता, और उस इमरजेंसी लगाने की जितनी तीखी निंदा होनी चाहिए होगी। लेकिन इंदिरा गांधी के असेसमेंट करते समय हमें 1971 का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। यहां आप सर्जिकल स्ट्राइक कराते हैं और पूरे देश के अंदर कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान के घुस को मारा, और वहां पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए, और भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। अच्छा, अब आशुतोष जी ने कहा बड़ा ब्रूटल असेसमेंट होना चाहिए, तो मैं एक फैक्चुअल असेसमेंट करता हूं। जब इंदिरा जी ने 1971 की लड़ाई लड़ी, हम सबको पता है कि अमेरिका ने 7th फ्लीट भेज दिया था, ठीक है, सबको पता है ना। फिर 1 हफ्ते के अंदर अमेरिका और पूरे यूएस ब्लॉक ने बांग्लादेश को मान्यता कैसे दे दी? ब्रूटल असेसमेंट करिएगा आशुतोष जी, और जाके खंगालिएगा फाइल्स केजीबी की और सीआईए की, समझ में आ जाएगा कि फाइनली बांग्लादेश बनने में, और फिर ऐसा हुआ कि बांग्लादेश को तो मान्यता मिल गई और 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़ दिए, और हमारे जो 100 के लगभग पड़े थे पाकिस्तान में वो नहीं वापस लिए। हमने पीओके पे एक उंगली नहीं रखी। ये निर्णय भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था या कहीं और हुआ था? अब इसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। और दूसरा, आपने कहा, मैं ब्रूटल नहीं, मैं फैक्चुअल असेसमेंट की बात करता हूं। चौधरी साहब भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनको समर्थन देने वाली कांग्रेस ने विश्वास मत से पहले समर्थन विड्रॉ कर लिया। मान्यवर, वो 4 महीने इसलिए रहे थे कि चुनाव होने थे, वरना वो 24 दिन के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन विड्रॉ कर लिया बिफोर ही फेसेस पार्लियामेंट।
और ये उनकी इस बात में महानता थी। वो विश्वनाथ वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल वाईएस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अभी डिबेट में आगे और मजा आने वाला है, तो इस पूरी डिबेट को जरूर देखकर जाइए। And VP Singh became the first prime minister who was defeated on the floor of the house. चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरा समर्थन विड्रॉ हो गया, ये मेरी इस्तीफा। ये भी असेसमेंट है, इसको पूरा करना चाहिए। तो जिन लोगों ने वो गेम किया, और आपकी बात से मैं सहमत हूं। एक बात मैं बता दूं कि 1989 में जो भूमिका इंदिरा गांधी की थी चरण सिंह की सरकार को गिराने में, मार्क माय वर्ड, 2024 के चुनाव के बाद वही भूमिका नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की होगी बिहार के अंदर। मुझे लगता है केसी त्यागी जी को मुझे यह बताना पड़ेगा कि संजय गांधी के पास चरण सिंह का सारा हिसाब लेकर कौन जाया करते थे। त्यागी जी आज यहां बैठे हुए हैं, त्यागी जी को इस बात का बताना पड़ेगा कि क्या वो त्यागी जी थे कि नहीं थे, जो संजय गांधी के लगातार टच में थे और चरण सिंह और इंदिरा गांधी को करीब लाने वालों में थे। और सरकार गिराने में अगर किसी का रोल था मोरारजी देसाई का, तो उसमें कैसी त्यागी का भी हाथ था। मैं डंके की चोट पे इस बात को कहता हूं। त्यागी जी सीधा टारगेट है आप पर। रुक जाइए अभय जी, मामला बहुत गंभीर हो चुका है। त्यागी जी से मैं जिस सरकार में एक बार केसी जी बोले, नहीं केसी जी ठीक है, इसके बाद अभय जी आऊंगी, फौरन आपके पास आऊंगी। आशुतोष जी, केसी जी छोटा सा जवाब, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या आप संजय गांधी और चरण सिंह के बीच में सुन लिया आशुतोष जी सुन लिया उन्होंने। मैं सुन चुका हूं। जिस सरकार का बनाने वाला निर्माता सरकार से बाहर हो हमारा नेता चौधरी चरण सिंह। और सुनो, हमारी किसान रैली हुई थी जिसमें 50 लाख आदमी आए थे, उसके डर की और उसके दबाव की वजह से चौधरी चरण सिंह को मंत्रिमंडल में रखा था मुरारजी भाई ने। एक दूसरा, जेपी तक ने इंटरवेंशन किया था कि जिस आदमी का बनाने में योगदान है। आप सुनिए ना प्लीज, आप इतने इंटॉलरेंट क्यों हैं? मैं नहीं आपकी बात सुन रहा था। हाँ, जब ये लगा हमको कि ये हमारी सरकार नहीं है जिसमें किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का कोई योगदान नहीं है, कैसे देवीलाल हटे, कैसे रामनरेश यादव हटे, कैसे कर्पूरी ठाकुर हटे, ऐसी जनता पार्टी को भाड़ चूल्हे में जाने चाहिए था। और यह सही है कि हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से संपर्क किया और उस सरकार को गिराया, हमें कोई अफसोस नहीं है। ठीक है, हमने जो जनता से किए गए वादे थे उसको न पूरा होने पे भी, इसलिए मैं कहता हूं, पहली बात ये स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? अपना कीमती कमेंट जरूर करें और आप अपनी राय दे सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने भारत रत्न देने का जो जिनके नाम की घोषणा की है, क्या वो वोटों के लिए की है या सच में ये हकदार थे, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, या आपके जहन में कोई और नाम हो, आप उसको भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने जो डिबेट के अंदर अपनी बातें कही, जो पुरानी राजनीति इंदिरा गांधी के दौर की उन्होंने बताई, आप उससे कितना सहमत हैं? और आप गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप के बारे में क्या कहते हैं, उसके बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लें।